प्रशांत सिंह नाम है मेरा और इस वीडियो के अंदर मैं ट्रोजन युद्ध की सच्ची कहानी आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको महाभारत और ट्रोजन युद्ध के बीच में जो समानता है उसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उसमें ट्रोजन युद्ध की जो कहानी है उसे नहीं बताया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ट्रोजन युद्ध की कहानी आपको समझाने वाला हूँ। इतिहास है, मिथ है, क्या है, ये आपको बताने वाला हूँ। और महाभारत के कौन से पात्रों से ये मेल खाते हैं ये भी आपको बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो कहानी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो कहानी मैंने इन किताबों से ली है। अंग्रेजी भाषा में है ये किताबें, उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूं। अगर आप लोग इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको मिल जाएगी और ये गूगल पर फ्री में भी उपलब्ध हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे इन्हें पढ़ सकते हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये एक कहानी है अर्थात यूनानी पौराणिक कथा है। इसे इतिहास समझने की भूल ना करें। हालांकि कुछ हद तक तुर्की में इसके प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसे अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। इस बात का भी आप लोग अच्छे से ख्याल रखें। ट्रोजन युद्ध पश्चिमी अनातोलिया में स्थित ट्रॉय और प्राचीन यूनानियों के बीच हुआ एक पौराणिक युद्ध था ये, जिसे बाद के ग्रीक लेखकों ने 1200 ईसा पूर्व के आसपास का बताया है। ट्रोजन युद्ध यूनानी पौराणिक कथाओं की प्रमुख घटनाओं में से एक है। कवि होमर के इलियड और ओडिसी ग्रंथ के साथ साथ कई अन्य प्रारंभिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, जो अब लुप्त हो चुके हैं। जो पुराने ग्रंथ हैं वो अब मौजूद नहीं हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो पहला वाला जो वीडियो है उसे आप देख लीजिए। उसमें मैंने महाभारत और ट्रोजन युद्ध के बीच जो समानता है उसे बताया है और उसमें मैंने प्रारंभिक जानकारी दी है। इसमें मुख्य रूप से मैं कहानी और कुछ प्रमुख जो पात्र हैं जो महाभारत से मेल खाते हैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ट्रोजन युद्ध प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। यह युद्ध ग्रीक के अनेक राज्यों और एशिया माइनर वर्तमान में तुर्की में स्थित समृद्ध नगर ट्रॉय के बीच लड़ा गया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आज की दृष्टि से देखा जाए तो तुर्की और यूनान के बीच का युद्ध था। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसकी सबसे विस्तृत कथा यूनानी कवि होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी में मिलती है। यह कथा इतिहास, वीरता, प्रेम, छल, देवताओं के हस्तक्षेप और भाग्य का अद्भुत मिश्रण है। कहानी की शुरुआत एक दिव्य विवाह से होती है। समुद्र देवी थेटिस और नायक पेलियस के विवाह में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन कलह की देवी एरिस को नहीं बुलाया गया। अपमानित एरिस ने विवाह समारोह में एक सोने का सेव फेंक दिया जिस पर लिखा था सबसे सुंदर देवी के लिए। उस सेव पर 3 देवियों हेरा, एथेना, एफ्रोडाइट ने अपना अधिकार जताया। सबसे सुंदर देवी कौन है? इसका विवाद सुलझाने के लिए देवताओं के राजा ज्यूस ने ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को चुना। तीनों देवियों ने पेरिस को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। देवी हेरा ने उसे विशाल साम्राज्य देने का वादा किया। देवी एथना ने उसे असीम बुद्धि और युद्ध में विजय का वादा किया, जबकि देवी एफ्रोडाइट ने संसार की सबसे सुंदर स्त्री का प्रेम दिलाने का वचन दिया। किसे? पेरिस को। पेरिस ने देवी एफ्रोडाइट को विजेता घोषित कर दिया कि यही सबसे सुंदर है। हेलेन उस समय संसार की सबसे सुंदर स्त्री थी, ऐसा ग्रीक पौराणिक कथाओं में कहा गया है, जो उस समय स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी थी। देवी एफ्रोडाइट की सहायता से राजकुमार पेरिस स्पार्टा नगर पहुंचा और हेलेन को अपने साथ ट्रॉय नगर ले आया। कुछ अन्य कथाओं में कहा गया है कि हेलेन स्वयं उसके साथ चली गई, जबकि कुछ और अन्य कथाएं हैं उसमें यह कहा गया है कि उसका अपहरण किया गया था। हेलेन का अपहरण करके ट्रॉय लाया गया था और यही घटना ट्रोजन युद्ध का मुख्य कारण बनी। लेकिन कहानी अलग अलग मिलती है। एक कहानी और मिलती है
जिसमें इसकी शुरुआत होती है पासे से। पासे में ये अपना राज्य हार गए थे, फिर इन्होंने कुछ जगह मांगी लेकिन उन्होंने जगह देने से इनकार कर दिया। इस तरह की कहानियां भी मिलती हैं, लेकिन मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि मैं जो कहानी बता रहा हूं वो होमर के ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। और ट्रोजन युद्ध की कहानी अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से लिखी है। कुछ लेखकों ने बिल्कुल वैसी ही कहानी लिखी है जैसी हम महाभारत में पढ़ते हैं। हालांकि दोनों के बीच थोड़ी सी असमानता है, तो हम उस विषय पर विचार नहीं करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कवि होमर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके इलियड और ओडिसी जो ग्रंथ हैं वो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उसमें जो जानकारी मिलती है उसी की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस युद्ध का कारण स्त्री थी, उसी की वजह से ये प्रारंभ हुआ था। मेनेलाउस ने अपने बड़े भाई अगामेम्नन, जो उस समय माइसीनी का शक्तिशाली राजा था, उससे सहायता मांगी। उसे सारी बात बताई कि एक ट्रॉय नगर का राजकुमार है, मेरी बीवी को ले गया है। यूनान के लगभग सभी प्रमुख राजाओं और वीरों ने मिलकर ट्रॉय नगर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस विशाल सेना में अखिलीस, ओडिसियस, एजेक्स, डायोमीडिस और नेस्टर जैसे महान योद्धा शामिल थे। विशाल सेना लेकर ट्रॉय नगर की ओर ये रवाना हुए। ट्रॉय एक अत्यंत मजबूत और समृद्ध नगर था। उसकी ऊंची और अभेद दीवारों के कारण यूनानी जो सेना थी उसे शीघ्र नहीं जीत सकी, अर्थात जल्दी विजय प्राप्त नहीं कर सकी। कई वर्षों तक यूनानी सेना घेरा डाले रही। होमर के इलियड ग्रंथ में मुख्यतः युद्ध के 10वें वर्ष की घटनाओं का वर्णन मिलता है, उससे पहले का वर्णन नहीं मिलता है। ये भी आपको अच्छे से समझना है। कुछ कवियों ने कहा है कि 10 वर्ष तक यूनानी सेना ने घेरा डाल के रखा था ट्रॉय नगर का, लेकिन नगर की दीवारें बहुत मजबूत थी और उसी नगर में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हेलेन को रखा गया था। यूनानी सैनिकों को किसी भी कीमत पर उस नगर पर विजय प्राप्त करनी थी। आगे लिखा है, ट्रॉय नगर की ओर से सबसे महान योद्धा राजकुमार हेक्टर था। वह ट्रॉय के राजा प्रियम का सबसे बड़ा पुत्र था और अपने साहस, कर्तव्य तथा परिवार प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर यूनानी सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा अखिलीस था, जिसे लगभग अजेय माना जाता था। युद्ध के दौरान यूनानी सेना अगामेम्नन और अखिलीस के बीच विवाद हो गया। अपमानित होकर अखिलीस ने क्या किया कि युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, युद्ध का मैदान छोड़ के चला गया। उसके बाद यूनानी जो सेना थी वो कमजोर पड़ गई और ट्रॉय के जो सैनिक थे उनका मनोबल बढ़ गया। अखिलीस का सबसे प्रिय मित्र पेट्रोक्लस यूनानी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अखिलीस का कवच पहनकर युद्ध में उतर गया। हेक्टर ने उसे अखिलीस समझकर युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। जब अखिलीस को अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और दोबारा से युद्ध में लौट आया। इसके बाद अखिलीस और हेक्टर के बीच में इतिहास का सबसे प्रसिद्ध द्वंद्व हुआ। भीषण युद्ध के बाद अखिलीस ने हेक्टर को मार डाला। क्रोध में उसने हेक्टर के शव को अपने रथ के पीछे बांधकर नगर के चारों ओर घसीटा। बाद में वृद्ध राजा प्रियम स्वयं अखिलीस के शिविर में पहुंचे और अपने पुत्र का शव लौटाने की प्रार्थना की। अखिलीस उनके दुख से बहुत प्रभावित हुआ और सम्मान पूर्वक हेक्टर का शव लौटा दिया। कुछ समय बाद अखिलीस स्वयं भी युद्ध में मारा गया था। पौराणिक कथा के अनुसार उसकी माता ने बचपन में उसे अमर बनाने के लिए स्टाइक्स नदी में डुबोया था, लेकिन उसकी एड़ी बाकी रह गई थी, वो नदी में नहीं डूब पाई थी। उधर ट्रॉय का जो राजकुमार था पेरिस, उसने देवता अपोलो से सहायता मांगी और उसी की सहायता से तीर चलाया। अखिलीस जो महान योद्धा था उसकी एड़ी में तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अखिलीस अमर था, लेकिन एड़ी वाला जो भाग था वो असुरक्षित था और तीर भी वहीं जाके लगा। अखिलीस की मृत्यु के बाद भी यूनानी सेना ट्रॉय की दीवारें नहीं तोड़ सकी, क्योंकि ट्रॉय नगर की जो दीवारें थी वो बहुत विशाल थी। उन्हें तोड़ना या उन पर चढ़ना नामुमकिन था। यूनानी
यूनानी सेना 10 साल तक प्रयास करती रही, हर बार वो असफल हुई। यूनानी सेना के द्वारा सारे प्रयास करने के बाद तब एक चतुर योद्धा जिसका नाम था ओडिसियस, होमर ने इस पर पूरा ग्रंथ ही लिखा है। ओडिसियस ने एक योजना बनाई। उसने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया जिसके भीतर चुनिंदा यूनानी सैनिक छिपा दिए गए जो बहुत अच्छे लड़ाके थे। बाकी यूनानी सेना अपने जहाज लेकर समुद्र में दूर चली गई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ ट्रॉय नगर के राजा को कि ये लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं और इन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। ट्रॉय के लोगों ने उस विशाल घोड़े को विजय उपहार समझकर नगर के भीतर ले आए। रात होने पर घोड़े के अंदर जो सैनिक छुपे हुए थे, सैनिक बाहर निकले और नगर के द्वार खोल दिए। उसी समय समुद्र में जो सेना छिपी हुई थी यूनानी, वो वापस आ गई। उन्होंने ट्रॉय पर अचानक हमला कर दिया, नगर में आग लगा दी। अधिकांश जो योद्धा थे ट्रॉय नगर के, सब के सब मारे गए। ट्रॉय नगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पूरे नगर में आग लगा दी और आग भी इतनी भीषण थी कि पूरा नगर जल के खाक हो गया था। राजा प्रियम भी युद्ध में मारा गया इसी समय, जबकि कई स्त्रियां और बच्चों को बंदी बना लिया गया यूनानी सेना के द्वारा। ट्रोजन युद्ध के बाद यूनानी वीर अपने अपने राज्यों की ओर लौटे, लेकिन उनकी वापसी भी इतनी आसान नहीं थी, विशेष रूप से ओडिसियस की, क्योंकि सबसे चतुर महान योद्धा वही था। उसी की वजह से पूरा युद्ध जीता गया। अगर वो नहीं होता तो ट्रोजन युद्ध यूनानी सेना कभी नहीं जीत पाती। ओडिसियस को अपने घर इथाका पहुंचने में 10 वर्ष लग गए। उसकी लंबी यात्रा का वर्णन होमर के दूसरे महाकाव्य ओडिसी में मिलता है। आज भी इतिहासकार इस बात पर चर्चा करते हैं कि ट्रोजन युद्ध वास्तव में हुआ था या केवल एक पौराणिक कथा है। 19वीं शताब्दी में जर्मन पुरातत्वविद हेनरिक सिलीमन ने वर्तमान तुर्की के हिसारलिक नामक स्थान पर प्राचीन ट्रॉय के अवशेष खोजे हैं। ट्रॉय नगर के अवशेष मिले हैं, लेकिन बाकी जो कथा में बढ़ा चढ़ा के बातें प्रस्तुत की गई हैं, उनके अवशेष नहीं मिले हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये कवियों की कल्पना होती है। छोटी सी कहानी को किस तरह से बढ़ाना है, ये कवि बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रारंभ में हमारी जो महाभारत है वो आज के जैसी विशाल नहीं थी, लेकिन आज उसका बहुत विशाल रूप है। महाभारत का प्रारंभ में नाम महाभारत भी नहीं था, जय संहिता था। बाद में इसे नाम महाभारत दिया गया। आगे लिखा है, इससे यह संभावना अवश्य मजबूत हुई कि किसी समय वहां एक महत्वपूर्ण नगर था। जो अवशेष ट्रोजन युद्ध के तुर्की में मिले हैं, तो इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि किसी समय में यहाँ पर कोई एक विशाल नगर जरूर था जिसे आग से खत्म किया गया है। और ट्रोजन युद्ध में जिस नगर को आग से खत्म किया गया है उसकी चर्चा आई है, जिसके विनाश की स्मृति बाद के महाकाव्य के रूप में विकसित हुई। हालांकि होमर द्वारा वर्णित सभी घटनाओं और देवताओं के हस्तक्षेप का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मैं भी आपको बता चुका हूँ कि कहानी छोटी होती है, कभी उसको अपनी कल्पनाओं के आधार पर इतना बढ़ा देता है कि उसमें अधिकतर बातें अतिशयोक्ति डाल दी जाती हैं, और वही अतिशयोक्ति बातें विद्वान वर्ग को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये कथा मिथ्य है या फिर रियल है। इसी तरह से कवि होमर जैसे अन्य जो कवि थे, उन्होंने इस कहानी को, इस युद्ध के वर्णन को ऐसे बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि लोगों ने बाद में इसे कथा के रूप में स्वीकार किया। और आज भी विद्वान वर्ग इसे एक कथा मानता है, कहानी मानता है। लेकिन 19वीं सदी से लोगों में थोड़ा सा भ्रम है। नगर का अवशेष मिला है, तो बाकी जो अवशेष हैं उन पर अभी खोज जारी है। ट्रोजन युद्ध की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सम्मान, प्रतिशोध, वीरता, अहंकार, बुद्धिमत्ता और भाग्य की भी गाथा है। इसी कारण लगभग 3000 वर्षों बाद भी यह विश्व साहित्य और पौराणिक परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में गिनी जाती है। इसके बारे में प्राचीन समय से लेकर आज तक विद्वान वर्ग चर्चा करता है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और महाभारत से उनकी तुलना करके भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एक छोटी सी जो कहानी है उसे आपको समझाया।
क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एक छोटा रूप करके, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ट्रोजन युद्ध की कहानी वास्तव में क्या है, ये आपको समझ में आ जाए। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ट्रोजन युद्ध की कहानी जैसा मैंने इस वीडियो में बताई है, वो केवल होमर के इलियड और ओडिसी ग्रंथों पर आधारित है। वास्तविक कहानी क्या थी कोई नहीं जानता, क्योंकि अलग अलग कवियों ने इसके बारे में अलग अलग कहानी बताई है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखो। अब बात करते हैं प्रमुख पात्रों की और आपको बताते हैं कि महाभारत से ये मेल कैसे खाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस की। ये ट्रॉय नगर के राजा प्रियम और रानी हेकुबा का पुत्र था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। ट्रॉय नगर का जो राजा था उसका नाम था प्रियम। ये आपको ऐसा नहीं लगता जैसे भारतीय नाम से मिलता जुलता है? और ट्रॉय का जो नगर था एशिया माइनर के पास में ही था। और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है, इंद्र के प्रमाण, वरुण के प्रमाण, नासत्य, अश्विन कुमार, अग्नि, इनके सबसे प्राचीन प्रमाण भी एशिया माइनर अर्थात तुर्की में ही मिलते हैं। जहां ये ट्रोजन युद्ध हुआ था उसी क्षेत्र में मिलते हैं। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे लिखा है ट्रोजन युद्ध का मुख्य कारण इसी को माना जाता है। किसको? पेरिस को माना जाता है, क्योंकि पेरिस ही हेलन को उठा के लाया था। ये बात आपको समझनी है। देवताओं के बीच सबसे सुंदर देवी के विवाद में उसने देवी एफ्रोडाइट को विजेता चुना था, जिसके बदले में उसे संसार की सबसे सुंदर स्त्री हेलन का प्रेम मिला। इसके बाद वह हेलन को स्पार्टा से ट्रॉय ले आया था, जिससे यूनानी राज्यों ने ट्रॉय पर आक्रमण किया। पेरिस महान योद्धा नहीं बल्कि सुंदर, आकर्षक और कुशल धनुधर माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार उसी के तीर से अखिलीस की मृत्यु हुई थी, जो यूनानी सेना का सबसे प्रमुख धनुधर था। राजकुमार पेरिस महाभारत के दुर्योधन के समान था, क्योंकि दोनों के निर्णय और व्यक्तिगत इच्छा ने पूरे महायुद्ध को जन्म दिया था। तो राजकुमार जो पेरिस था उसकी अगर महाभारत के पात्र से तुलना की जाए तो दुर्योधन से समानता रखता है। नंबर 2 हेलन। हेलन स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी थी। यूनानी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि सबसे सुंदर स्त्री थी वो उस समय की। उसे जीउस और लेडा की पुत्री बताया गया है। देवी एफ्रोडाइट के वचन के अनुसार राजकुमार पेरिस ने उसे स्पार्टा से अपने ट्रोय नगर लेके आया था, जिसके बाद ये ट्रोजन युद्ध हुआ था। और कुछ जो कथाएं हैं उनमें अपहरण की बात आई है, कुछ में पासा खेलने की बात आई है। तो अलग अलग कवियों ने अलग अलग इसे रूप दिया है। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि हेलेन की तुलना महाभारत के किसी पात्र से की जाए तो वो है द्रौपदी, क्योंकि दोनों के कारण महायुद्ध की चिंगारी भड़की थी, इसीलिए दोनों में समानता है। नंबर 3 मेनेलाउस। मेनेलाउस स्पार्टा का राजा और हेलन का पति था। पत्नी के ट्रॉय चले जाने के बाद उसने अपने भाई और अन्य जो उस समय के यूनानी राजा थे उन्हें संगठित किया था। उसी के प्रयास से यूनानी राज्यों का एक विशाल गठबंधन बना और ट्रॉय नगर पर उन्होंने बाद में आक्रमण किया। मेनेलाउस जो था वो साहसी था, सम्मान प्रिय था और कर्तव्यनिष्ठ राजा भी था। महाभारत में किसी पात्र से इसकी तुलना की जाए तो वो युधिष्ठिर के समान था, क्योंकि दोनों ने अपने अधिकार और सम्मान की पुनः प्राप्ति के लिए सहयोगी राजाओं का नेतृत्व किया था। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। नंबर 4 अगामेम्नन। अगामेम्नन माइसिनी का राजा था तथा यूनानी सेना का सर्वोच्च सेनापति था। उसके नेतृत्व में यूनान की संयुक्त सेना ट्रॉय नगर पहुंची थी। शक्तिशाली लेकिन अहंकारी था। युद्ध के दौरान उसका अखिलीस से विवाद हो गया था, जिससे यूनानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। महाभारत के किसी पात्र से इसकी तुलना की जाए तो वो है भीष्म, क्योंकि दोनों संयुक्त सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति थे। एक एक करके मैं आपको कुछ प्रमुख जो पात्र हैं उनके बारे में बता रहा हूं, सभी के बारे में नहीं बताऊंगा। अखिलीस ये यूनानी सेना का सबसे महान और लगभग अजेय योद्धा था। वह युद्ध कौशल, गति, वीरता के लिए प्रसिद्ध था। अपने मित्र पेट्रोक्लस की मृत्यु के बाद उसने हेक्टर का वध किया था। अंततः उसकी एड़ी में तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। महाभारत में यह अर्जुन के समान था, क्योंकि दोनों
अपने अपने पक्ष के सबसे महान योद्धा और युद्ध में निर्णायक नायक थे। अखिलेश और महाभारत के अर्जुन दोनों एक जैसे थे, दोनों महान थे और दोनों को हराना नामुमकिन था। नंबर 6, हेक्टर। हेक्टर ट्रॉय का युवराज और महान रक्षक था। वह साहस, कर्तव्य और परिवार प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उसने ट्रॉय की रक्षा करते हुए अनेक वीरता पूर्वक युद्ध लड़े और अंततः अखिलेश के हाथों वीरगति की प्राप्ति की थी। इसने वह ट्रॉय की आशा और सम्मान का प्रतीक था। महाभारत में यह कर्ण के समान था, क्योंकि दोनों अपने पक्ष के सबसे बड़े योद्धा थे और अंत तक अपने राज्य के प्रति निष्ठावान रहे। हेक्टर की तुलना कर्ण से की जाएगी। नंबर 7, प्रियम। यह ट्रॉय का वृद्ध अर्थात बूढ़ा और न्यायप्रिय राजा था। यूनानी पौराणिक परंपरा के अनुसार इसकी कई रानियां थीं और उनसे 50, 70 या 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर 50, 70 या 100 क्यों लिखा है? क्योंकि अलग अलग कवियों ने अलग अलग पुत्रों की संख्या बताई है। किसी ने 50 लिखा है, किसी ने 70, किसी ने 100 लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रियम ने युद्ध के दौरान अपने राज्य और परिवार को बचाने का भरसक प्रयास किया। हेक्टर की मृत्यु के बाद वह स्वयं अखिलेश के पास गया और अपने पुत्र का शव मांगा था। ट्रोजन के पतन के समय उसकी हत्या कर दी गई थी। महाभारत के किसी पात्र से इसकी तुलना की जाए तो ये धृतराष्ट्र के समान है, क्योंकि दोनों वृद्ध राजा थे जिन्होंने अपने पुत्रों के कारण राज्य का विनाश देखा था। और प्रियम का जो नाम है मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल भारतीय नाम जैसा है। अगर महाभारत के धृतराष्ट्र से इसकी तुलना की जाए तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके 100 पुत्र थे और इसका नाम तो बिल्कुल भारतीयों के जैसा है। और आश्चर्य की बात ये है कि ये तुर्की के उसी क्षेत्र से थे जिस क्षेत्र में इंद्र, वरुण, नासत्य, अग्नि, अश्विन कुमार के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। इसके बारे में मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसकी वंशावली को खोजने का प्रयास करूंगा कि इसकी वंशावली कहां से प्रारंभ हो रही है। फिर पता चलेगा कि इसका वास्तविक जो इतिहास है वो क्या है। तो आप लोग कुछ समय का इंतजार करें, मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। नंबर 8, ओडिसियस। ओडिसियस इथाका का राजा और यूनानी सेना का सबसे बुद्धिमान रणनीतिकार था। ट्रॉय को जीतने वाली प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स योजना इसी की देन थी। ये केवल वीर नहीं था, इसके पास असाधारण बुद्धि, कूटनीति के लिए भी ये प्रसिद्ध था। युद्ध के बाद इसकी जो घर वापसी की कथा है, ओडिसी, जिसे होमर ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है। होमर ने पूरा ग्रंथ ही इस पर लिख डाला। तो पूरे युद्ध में सबसे महान अगर किसी को माना जाए जिसकी वजह से ये युद्ध जीता गया तो वो ओडिसियस था। और महाभारत के किसी पात्र से इसकी तुलना की जाए तो ये श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि दोनों ने अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीति और कूटनीति से युद्ध के परिणाम को बदल डाला था। अगर ओडिसियस नहीं होता ट्रोजन युद्ध में तो 10 सालों से ट्रॉय नगर को ये जीत नहीं पाए थे। और अंत में कुछ ही दिनों में ओडिसियस के कारण, इसकी रणनीति के कारण यूनानी सेना ने ट्रॉय नगर को बर्बाद कर दिया था, युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे महान माना जाता है। और अखिलेश वो सबसे महान धनुधर था, योद्धा था। एक बात और बता देता हूँ जो बहुत आश्चर्यजनक है। अखिलेश, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये नाम भारतीय नाम अखिलेश से मिलता जुलता है? नामों में थोड़ी सी असमानता भाषा के कारण होती है। प्राचीन जो भाषाएं हैं और आज की भाषाएं हैं, बहुत अंतर है दोनों के बीच में। आज जो नाम हम राजाओं के पढ़ते हैं वो पूरी तरह से बदले हुए हैं, लेकिन उस समय की भाषाओं में अगर इनके नाम देखें तो बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले इनके नाम हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो ओडिसियस, अखिलेश और प्रियम तीनों पर लाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को रियल जो इनका इतिहास है वो आपको समझ में आएगा। नंबर 9, एजेक्स। एजेक्स यूनानी सेना का अत्यंत बलशाली योद्धा था। वह अपनी शारीरिक शक्ति, विशाल ढाल और अद्भुत युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसने अनेक अवसरों पर यूनानी सेना को बचाया। अखिलेश की मृत्यु के बाद उसके दिव्य हथियार न मिलने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। महाभारत में ये भीम के समान था, क्योंकि दोनों अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति और रणभूमि
के पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 10, पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस अखिलीस का सबसे प्रिय मित्र था। उसने अखिलीस का कवच पहनकर युद्ध किया और हेक्टर के द्वारा मारा गया। उसकी मृत्यु ने अखिलीस को दोबारा से युद्ध में लौटने और हेक्टर को मारने अर्थात वध करने के लिए प्रेरित किया था। वह मित्रता, निष्ठा और बलिदान का आदर्श माना जाता है। महाभारत में अगर किसी पात्र से इसकी तुलना की जाए तो वो अभिमन्यु है, क्योंकि दोनों युवा वीर, उनकी मृत्यु युद्ध का निर्णायक मोड़ बनती है। और भी कई पात्र हैं जिनकी मैं तुलना करके आपको बता सकता हूं, लेकिन कुछ जानकारी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दी है, तो आप उसे देख सकते हो। और मैं आपको ये बात अच्छे से बता चुका हूं कि इनमें से कुछ जो महान योद्धा हैं उन पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको अच्छे से उनके बारे में जानकारी दूंगा। यूनानियों की जो पौराणिक कथाएं हैं ये सिकंदर के अभियान के बाद पूरे विश्व में फैली हैं। जहां जहां सिकंदर गया वहां वहां उसने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के अवशेष छोड़े। इसी कारण पूरे विश्व में ग्रीकों की कहानियां किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देंगी। हमारे भारत में तो बहुत हैं और ये सब सिकंदर के बाद ही दिखते हैं, उससे पहले नहीं दिखते। लेकिन इस पर चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तो ये थी कहानी ट्रोजन युद्ध की, और आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक कहानी है, इतिहास नहीं है। हालांकि थोड़े से अवशेष तुर्की में मिले हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और प्रमुख पात्रों के बारे में मैंने बताया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।